हेलो दोस्तों, मैं सुबह कुमार। दोस्तों 17 बीपीएससी के लिए है जो बिहार स्पेशल का क्लास चल रहा है। दोस्तों 4-5 लेक्चर है जो ऑलरेडी हो चुका है, जिसमें है जो 4 लेक्चर है जो आपका हिस्ट्री से रिलेटेड और एक है जो आपका ज्योग्राफी हो चुका है। दोस्तों है जो हिस्ट्री का है जो एंशियंट बिहार है जो खत्म हो चुका है, हमने मध्यकालीन बिहार में है जो घुस चुके हैं। और एक दो वीडियो में है दोस्तों आधुनिक करके है जो बिहार को खत्म कर देंगे। तो बिहार से जो 30 क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उसमें ज्योग्राफी, हिस्ट्री और यहाँ के जो मिसलेनियस हैं जो है जो कृषि और उद्योग, ये है जो इम्पोर्टेंट होता है। और एक है जो आपका इकोनॉमिक सर्वे, इतना से बिहार से ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों है जो आप प्लेलिस्ट में जाइए और सब वीडियो को देखिए। वीडियो छोटा लाते हैं दोस्तों इसलिए कि आप है जल्दी से वीडियो को देखकर है जो लिख सकते हैं। तो आपसे उम्मीद है कि आपका भी साथ है जो जरूर है जो हमें मिलेगा। तो दोस्तों चैनल पर सबसे पहले आपका काम यही है कि आप चैनल को है जो सब्सक्राइब है जो जरूर कीजिए। पहला काम है जो दोस्तों है जो सब्सक्राइब है जो जरूर कीजिए चैनल को। उसके बाद है जो दोस्तों है जो आप है जो कॉपी कलम लेकर है जो लिखने का है जो प्रयास कीजिए। तो बिहार का इतिहास हमने जो दोस्तों है जो बिहार का इतिहास है जो स्पेशल है चल रहा है, उस पर जो चर्चा करेंगे। क्या क्या है बिहार का इतिहास स्पेशल एमसीक्यू है, 5 पार्ट है, चार चार ऑलरेडी हो चुका है दोस्तों। 17 बीपीएससी एग्जाम स्पेशल है। लाइक एंड सब्सक्राइब है जो जरूर करें। चलिए अब है जो हम आज के जो लेक्चर पे आते हैं पार्ट 5 पे। पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि पाल वंश के पश्चात, जो पाल वंश था दोस्तों उसके पश्चात मिथिला में है जो किस वंश का है जो शासन हुआ, किस वंश का है जो शासक हुआ या किस वंश का शासन हुआ। तो दोस्तों आप जानते हैं कल है जो दोस्तों है जो पाल वंश के बारे में है जो हमने चर्चा किया था। पाल वंश कब से है दोस्तों 8 से 12वीं शताब्दी में है जो पाल वंश का है जो शासन रहता है। और पाल वंश के संस्थापक कौन थे? गोपाल थे। हमने है जो कल है जो चर्चा किया था, इनके बेटा है जो धर्मपाल थे, उत्तरापद स्वामी है जो उनका है जो उपाधि मिला था। फिर धर्मपाल के बारे में चर्चा किए थे जो विक्रमशिला का है जो उन्होंने जो स्थापना किया। उदंतपुरी का है जो दोस्तों है जो स्थापना इसी काल में हुआ था। तो पाल कालीन चर्चा है जो दोस्तों है जो कल है जो हमने है जो कर लिया था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर था। दूसरी बात है दोस्तों कि आज जो है उसके आगे बढ़ते हैं और मध्यकालीन बिहार की ओर है जो बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि पाल वंश के बाद मिथिला में किस वंश का शासन हुआ? तो दोस्तों किसका हुआ था? कर्नाट वंश का। आप है जो ए नंबर पॉइंटर पर है जो चले जाइए। तो कर्नाट वंश का है जो दोस्तों है जो पाल वंश के बाद है जो कर्नाट वंश आया था। अब इसके डिस्क्रिप्शन में चलते हैं। डिस्क्रिप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है दोस्तों। चलिए दूसरा, जो कर्नाट वंश जो बना दोस्तों उसकी जो स्थापना है जो किसने किया था? नन्नदेव, गंगदेव, नरसिंह देव और इनमें से कोई नहीं। ये तीनों है जो दोस्तों कर्नाट वंश के शासक हैं। लेकिन दोस्तों नन्नदेव है जो दोस्तों है जो कर्नाट वंश की जो स्थापना किए थे, ये जो ध्यान रखिएगा। और बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन कर्नाट वंश से है जो बीपीएससी है जो पूछता है, इसीलिए है जो आपको पढ़ना जरूरी है। चलिए अब है जो इसके है जो इंपॉर्टेंट पार्ट पे जो इससे नया क्वेश्चन जो बनेंगे वो है जो यहाँ से बनेंगे। अब है जो यहाँ से देखिएगा, पाल वंश के शासक रामपाल के शासनकाल में मिथिला तिरहुत में नन्नदेव ने कर्नाट वंश की है जो स्थापना की। एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बन गया। और पाल वंश के समय रामपाल रामपाल जो शासनकाल था उसके समय है जो दोस्तों जो कर्नाट वंश की जो स्थापना हुआ था। हमने कल पाल वंश बढ़िया से पढ़ाया, जरूर है जो देखिएगा। वहां से भी एक क्वेश्चन है जो बार बार बीपीएससी पूछता है। चलिए नन्नदेव ने 1097 से 1147 तक है जो शासन किया था। कब? 1097 से 1147 तक है जो शासन किया था। और उसने नेपाल के क्षेत्र को भी है जो विजित किया था। नेपाल के भी क्षेत्र को, चाहे कि मिथिला और जानते हैं दोस्तों उत्तर बिहार में नेपाल है जो टच होता है। तो नेपाल के भी है जो क्षेत्र को है जो इन्होंने विजित किया था। तथा कर्नाटक कुलभूषण की है जो उपाधि है जो है यह धारण किया था। कौन सा? कर्नाट कुलभूषण। यह जो ध्यान रखिएगा, नन्नदेव को जो उपाधि मिली थी कर्नाट कुलभूषण की उपाधि, नोट डाउन कीजिए। और है जो ध्यान रखिए कि कर्नाट कुलभूषण की उपाधि किसको मिला था? नन्नदेव को मिला था। नन्नदेव के पुत्र गंगदेव एक योग प्रशासक था जिसकी राजधानी सिमरावगढ़ थी। कहाँ थी? तो है जो इसकी राजधानी जो थी दोस्तों है जो सिमरावगढ़ थी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 3-4 क्वेश्चन है जो इसमें मिल गया। तो आप है जो जरूर है जो नोट डाउन है जो जरूर कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बख्तियार खिलजी के समय कर्नाट वंश का है जो बख्तियार खिलजी था उसके समय है जो दोस्तों कर्नाट वंश का शासक कौन था? ये भी है जो दोस्तों बीपीएससी क्वेश्चन है जो पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ध्यान से, जो कर्नाट वंश के जो बख्तियार खिलजी था दोस्तों उसके समय कर्नाट वंश का शासक जो कौन था? है जो आपका नरसिंह देव था। कौन था? नरसिंह देव था। कौन था? नरसिंह देव। चलिए अब इसके है जो इस पे देख लेते हैं। पूर्वोत्तर के क्षेत्र में बख्तियार खिलजी का जो अभियान बिहार के क्षेत्र में हुआ उस समय कर्नाट वंश के जो शासक थे नरसिंह देव थे। कौन थे? नरसिंह देव। जो क्वेश्चन है जो आपको जो पूछा था उसका आंसर है जो इसमें है। जब बख्तियार खिलजी का जो अभियान बिहार के क्षेत्र में हुआ तो कर्नाट वंश का शासक नरसिंह देव थे। और उन्हें नजराना देकर है जो उससे जो संतुष्ट किया था। किसको?
बख्तियार खिलजी को। उस समय नरसिंहदेव का तिरहुत और दरभंगा क्षेत्रों पर अधिकार था। तिरहुत और दरभंगा जो क्षेत्र है उस पर है जो अधिकार था। 13वीं शताब्दी में बिहार के तुर्क प्रांतपतियों द्वारा तिरहुत क्षेत्र पर निरंतर सैनिक अभियान किए गए। तुर्कों का आगमन ही जो दोस्तों है जो 12वीं शताब्दी के लास्ट में 13वीं शताब्दी के आसपास है जो शुरू होता है। आज जब तुर्क का जो प्रांतपतियों का जो आक्रमण हुआ लगातार है जो तिरहुत क्षेत्र में है जो होता रहा, और समकालीन तिब्बती यात्री धर्मास्वामी ने इस क्षेत्र में तुर्क सेनापति तुगरिल तुरिंग, ये भी क्वेश्चन है जो बीपीएससी पूछा है, तुगरिल तुगन है जो, ये है जो तिब्बती यात्री जो धर्मास्वामी है वो है जो तुर्क सेनापति। पूछा था कि तुर्गिल तुगन का संबंध किससे था, तो ये जो तुर्क सेनापति था कि असफल अभियान की जो चर्चा है जो इसमें है जो मिलती है। जो तिब्बती यात्री जो थे धर्मास्वामी, वो है जो इस क्षेत्र में जो तुर्क जो सेनापति था तुर्गिल तुगन की है जो अभियानों की है जो चर्चा है जो कहीं ना कहीं है जो तिब्बती जो यात्री जो धर्मास्वामी है उनके है जो किताबों से, उनके लेखों से है जो प्राप्त होती है। उस समय तिरहुत पर रामसिंह देव का है जो शासन था। उस समय जो है जो तिरहुत पर किसका था, रामसिंह देव का है जो शासन था। तो है जो दोस्तों ये सब कर्नाट वंश के शासक है। कर्नाट वंश के शासन को है जो ध्यान रखिएगा। जिस समय है जो हमला किया गया था उस समय है जो तिरहुत पर है जो रामसिंह देव का है जो शासन था। तो इंपॉर्टेंट चीज है, तो आप है जरूर है जो एक बार नहीं हो 2 बार वीडियो को देखिए, आप इसको फास्ट करके देखिए तो निश्चित रूप से है जो आप जल्दी है जो उसको है जो समझ जाइएगा। तो रामसिंह देव का शासन था। कर्नाटक शासकों के साथ साथ दिल्ली के सुल्तानों का संपर्क निरंतर बना रहा। सामान्यतः दिल्ली सल्तनत के प्रांतपति जो बिहार एवं बंगाल के क्षेत्र में नियुक्त किया गया था, कर्नाटक शासकों के द्वारा ही है जो वहां पर है जो इसकी है जो बात है जो रखी गई थी। और है जो कहीं ना कहीं तुर्क के साथ भी है जो दोस्तों कर्नाटक वंशों का है जो आपस में है जो क्या हुआ, वहां पर झगड़ा हुआ। फिर है जो एक दूसरे के वर्चस्व की लड़ाई है जो फिर बाद में जो बनी। तो फिर मध्यकालीन बिहार की इतिहास जब पढ़ेंगे तो उसमें है जो और है जो थोड़ी सी चर्चा है जो वहां पर भी है जो इसकी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। गयासुद्दीन तुगलक के बंगाल अभियान के समय कर्नाटक वंश का शासक कौन था? जो गयासुद्दीन तुगलक था दोस्तों, उसके समय है जो कर्नाटक वंश का जो शासक कौन था? तो आप जानते हैं कि उसके समय है जो बंगाल अभियान हुआ था, उस समय जो हरि सिंह देव था। कौन था? हरि सिंह देव था। चलिए, गयासुद्दीन तुगलक के बंगाल अभियान के समय कर्नाटक वंश का जो शासक कौन था दोस्तों? तो हरि सिंह देव था। कौन था? हरि सिंह देव था। गयासुद्दीन तुगलक के समय बंगाल अभियान का जो उस समय जो नेतृत्व कर रहा था, और उस समय जो कर्नाटक वंश का शासक कौन था? तो हरि सिंह देव है जो उस समय जो कर्नाटक वंश का शासक था। चलिए इसके डिस्क्रिप्शन पे आ जाते हैं। डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा हुआ है? तिरहुत के शासक हरि सिंह देव के शासनकाल में गयासुद्दीन तुगलक का है जो बंगाल अभियान 1324-25 में हुआ। आप जानते हैं जब गयासुद्दीन तुगलक है जो बिहार जो बंगाल अभियान पर आया था, तो उस समय जो कर्नाटक वंश का जो शासक था वो कौन था? हरि सिंह देव था। इस सबको नोट डाउन कीजिए, इस सबको है जो आपको लिखना पड़ेगा, तब है जो याद होगी। जिसके तुर्क सेना का हरि सिंह से सामना न करके है जो नेपाल की तराई में है जो पलायन कर गया, और कर्नाटक वंश का 1378 में जो पूर्णतः है जो अंत हो जाता है। कर्नाटक वंश अंत कब हो जाता है दोस्तों? जब गयासुद्दीन तुगलक जब बंगाल अभियान से जब आता है, तो उस समय जो हरि सिंह देव रहता है, और उससे जो कहीं ना कहीं है जो संघर्ष में है जो हरि सिंह पिछड़ जाता है, और वहां से है जो पलायन होकर है जो नेपाल के तराई क्षेत्र में चला जाता है, और कर्नाटक वंश 1378 ईस्वी तक है जो पूर्णतः रूप से है जो समाप्त हो जाता है। तो गयासुद्दीन तुगलक के समय है जो कर्नाटक वंश का शासक कौन था? हरि सिंह देव था। और हरि सिंह है जो दोस्तों है जो भाग जाता है, यह जो ध्यान रखिएगा। चलिए, हरि सिंह देव एक महान समाज सुधारक भी था। हरि सिंह जो था एक समाज सुधारक था। बोल देगा कि कर्नाटक वंश में कौन सा राजा है जो सबसे ज्यादा समाज सुधारक था, तो आपका आंसर कौन सी हो जाएगा? हरि सिंह देव हो जाएगा। यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाएंगे। उसी के समय में पंजी प्रबंध का है जो विकास हुआ था। जो पंजी प्रबंध जो व्यवस्थाएं थी दोस्तों, उसी के समय में हरि सिंह के समय में है जो विकास हुआ, और पंजीकारों को एक नया वर्ग संगठित हुआ। जो पंजी प्रबंध था उसका एक नया वर्ग है जो उस समय है जो बना था। और मैथिली समाज जो रूप में वर्तमान काल तक बना हुआ रहा, वर्तमान काल तक जो मैथिली समाज तक है जो पंजी प्रबंध प्रथा जो वर्तमान काल तक है जो बना रहा, इसकी विशेषता इसी काल से जो जुड़ी हुई है। तिरहुत के मुख्य क्षेत्र में कर्नाटक के स्थानों पर ओइनवारा वंश का है जो शासन हुआ। कर्नाटक वंश 1378 में खत्म हुआ, तो ओइनवारा वंश है जो यही पूछ देता है कर्नाटक वंश के बाद है जो किस वंश का है जो उदय हुआ? तो ओइनवारा वंश का है जो उदय हुआ था। ध्यान रखिएगा। स्थापित हुआ। विद्यापति की रचना कृतिलता के अनुसार हरि सिंह के पश्चात मिथिला में राजनीतिक अराजकता का है जो माहौल बना रहा। जो कृतिलता जो लिखा गया है दोस्तों, वो है जो विद्यापति के द्वारा उसमें कहा गया था कि हरि सिंह के पश्चात जो है
जब हरि सिंह जो अंतिम शासक था, जब वो खत्म हुआ तो मिथिला में है जो राजनीतिक अस्थिरता का है जो दौर का है जो माहौल है जो बना रहा। तो हरि सिंह से जो क्वेश्चन बहुत पूछे जाएंगे, बहुत पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा। गयासुद्दीन तुगलक के समय हरि सिंह आप जानते हैं भाग गया। भागने के बाद है दोस्तों है जो एक समाज सुधारक भी था, लेकिन जब जैसी है जो उसी समय है जो पंजी प्रबंध की व्यवस्था है जो चालू की गई, और कहा जाता है कि जो कृति लता है जो विद्यापति की, उनमें कहा गया कि उनके बाद जो है कहीं ना कहीं है जो मिथिला में अराजकता का जो माहौल है जो बन गया था। तो यहाँ से है जो 5-6 क्वेश्चन बनते हैं, और हर साल बीपीएससी ये जो क्वेश्चन है जो यहाँ से है जो पूछती है। तो जरूर है जो लाइक एंड सब्सक्राइब है जो जरूर कर दीजिए दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए, मध्यकालीन बिहार का इतिहास चालू हो गया। हमने है जो एंशिएंट को खत्म कर दिया, यहाँ तक एंशिएंट था। अब है जो हमने है जो सेकंड पार्ट पे आ गए हैं, और जल्दी है जो हम आधुनिक बिहार पे आ जाएंगे और बिहार को खत्म कर देंगे। 43 पेज का है दोस्तों टोटल, उसको है जो हम है 20 पेज में है जो बना कर रखे हुए हैं। तुरंत है जो आपकी हिस्ट्री खत्म हो जाएगी, पॉलिटी खत्म हो जाएगी, सब तुरंत खत्म कर देंगे, टेंशन मत लीजिए आप। चलिए, बिहार में तुर्कों का आगमन किस सदी में होता है? हमने बताया था पहले भी है ना, अभी कुछ दिन पहले हमने पढ़ा। तुर्गिल तुरनल वाला जो तुर्कों का जो आक्रमण, जो तुर्कों ने आक्रमण किया था, धर्मास्वामी ने अपने लेख में लिखा था। तो बिहार में तुर्कों का आक्रमण कब है दोस्तों? 12वीं शताब्दी में है जो तुर्कों का है जो आक्रमण है जो हो जाता है, और 13वीं शताब्दी में पूर्णतः रूप से है जो हावी हो जाता है। तो 12वीं शताब्दी में है जो तुर्कों का है जो आगमन है जो बिहार में है जो होता है। चलिए, क्या है अब इस पे बिहार में तुर्क शासन देख लीजिए। बिहार में 12वीं शताब्दी के अंत में देखिए, और 13वीं शताब्दी के आरंभ में है जो बनारस और अवध क्षेत्र में तुर्क सेनापति मलिक हिशामुद्दीन के सहायक इख्तियार नुद्दीन मोहम्मद इब्ने बख्तियार खिलजी, ये बख्तियार खिलजी का पूरा नाम देख लीजिएगा। ये है जो दोस्तों मलिक हिशामुद्दीन का है जो ये सहायक था, इख्तियार उद्दीन मोहम्मद इब्ने बख्तियार खिलजी। ये है जो दोस्तों है जो बिहार के कर्मनाशा नदी के पूर्व ओर सफल सैनिक अभियान के लिए है जो आया था, और बख्तियार खिलजी के सफल अभियानों के साथ ही है जो बिहार में तुर्क शासन का युग है जो आरंभ होता है। जो तुर्क शासन का जो युग है जो दोस्तों बख्तियार खिलजी के शासन से आरंभ होता है। इस समय है जो सेन वंश का शासक जो बंगाल में था दोस्तों, सेन वंश जो था बंगाल में, उसका है जो शासक लक्ष्मण सेन था, और पाल वंश का शासक है जो इंद्रधुमन पाल था। तो क्वेश्चन बनता है कि जब बख्तियार खिलजी जब दोस्तों है जो बिहार में आया था, तुर्कों का आक्रमण हुआ था, तो दोस्तों उस समय है जो बंगाल में जो सेन वंश का शासक कौन था? तो लक्ष्मण सेन है जो उसका शासक था, और पाल वंश का जो शासक था इंद्रधुमन पाल था। ये भी है जो क्वेश्चन है जो बनते हैं। इसीलिए है जो दोस्तों ये सब स्क्रीनशॉट लेके है जो आपके सामने लाते हैं कि कोई भी क्वेश्चन है जो आपसे है जो छूटे नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है दोस्तों कि मगध के क्षेत्र में है जो प्रथम सफलता है जो इसको मिली। मगध के क्षेत्र में प्रथम सफल अभियान के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने बख्तियार खिलजी को अन्य स्थानों पर भी आक्रमण करने के लिए है जो अनुमति दे दी। जब जैसे ही जीता दोस्तों, तो है जैसे है जो बिहार में प्रवेश किया, तो है जो बाकी जगहों पर है जो कुतुबुद्दीन ऐबक है जो और है जो जगह को जीतने की अनुमति दे देती है। इसके पश्चात बख्तियार खिलजी की पहली महत्वपूर्ण सफलता उदंतपुरी बिहार आधुनिक बिहार शरीफ, कौन सा जो पहली सफलता है उदंतपुरी बिहार आधुनिक बिहार शरीफ की है जो विजय थी, जो 1198 में संपन्न हुई। किसमें? 1198 में है जो संपन्न हुई। इसके संभवतः उदंतपुरी विश्वविद्यालय को लूटा। तारानाथ के अनुसार उसने नालंदा विश्वविद्यालय को भी तहस नहस किया। कुछ इतिहासकारों के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय के आग से नष्ट हुआ, कुछ कहता है कि आग से नष्ट हुआ। इसी समय संभवतः बख्तियार खिलजी ने आधुनिक बख्तियारपुर शहर की जो स्थापना की। आप जानते हैं बख्तियारपुर जंक्शन है जिसका नाम चेंज करने की बात की जा रही है। बख्तियारपुर शहर की स्थापना की, और इस दौरान बिहार शरीफ तुर्कों का केंद्र बन गया। जो बिहार शरीफ था दोस्तों उस समय तुर्कों का है जो केंद्र बन गया, और माना जाता है कि इस क्षेत्र का नाम बिहार तुर्कों को ही है जो दिया गया था। जो उस क्षेत्र का जो नाम था दोस्तों बिहार, वो तुर्कों द्वारा ही दिया गया था, और इस क्षेत्र में अधिक संख्या में बौद्ध विहार होने के कारण इसे जो बिहारों का प्रदेश भी है जो कहा गया है। तो उस समय जो बिहार शरीफ का जो एरिया है दोस्तों तुर्क ने है जो बिहार नाम दिया, और जो बौद्ध विहार वहाँ रहते थे इसीलिए है जो दोस्तों है जो वहाँ पर है जो बौद्ध विहार होने के कारण है जो बिहार कहा गया। इस क्षेत्र को बिहार शरीफ भी है कहा गया, तथा कालांतर में इसी नाम पर संपूर्ण क्षेत्र में है जो बिहार है जो कहलाया। तो दोस्तों देखिए बिहार की कहानी भी है जो दोस्तों है जो कैसे है जो जुड़ी हुई है। तो ये सब है जो क्वेश्चन है जो आपको है जो पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा क्वेश्चंस को। बख्तियार खिलजी की पहली महत्वपूर्ण सफलता कहाँ हुई? तो अभी है जो हमने पढ़ा कहाँ हुई थी, उदंतपुरी में, बिहार शरीफ में वो जीता था।
1198 में जीता उदंतपुरी को। उसके बाद है जो दोस्तों है जो नाम है जो बिहार रख दिया। फिर है दोस्तों है जो बौद्ध बिहार वहाँ पर ज़्यादा थे, इसीलिए जो नाम है जो बिहार दे दिया। तो दोस्तों एक कहानी है पूरा। तो बख्तियार खिलजी ने अपनी है जो पहली महत्वपूर्ण सफलता है जो कहाँ, उदंतपुरी बिहार शरीफ में। चलिए, बख्तियार खिलजी ने नदिया पर, जो नदिया बंगाल था दोस्तों, उसको है जो नदिया है जो बंगाल में है, वो है जो कब है जो उसको है जो जीता था, कब आक्रमण किया था। आक्रमण गलती लिखा हुआ है दोस्तों, आक्रमण, आक्रमण है जो किया था। तो दोस्तों 1203 में है जो कहा जाता है कि बख्तियार खिलजी ने है जो दोस्तों है जो नदिया पर है जो उन्होंने है जो आक्रमण किया था। कहीं 1204 भी है, लेकिन 1203 में है जो दोस्तों है जो कहा जाता है कि जो नदिया पर है जो उन्होंने है जो आक्रमण किया था और जीत लिया था। चलिए देखते हैं क्या है जो, हाँ देखिए इसी में है जो बख्तियार खिलजी ने 1203-4, यहाँ 1203-4 दोनों की चर्चा है, या दोनों रखिएगा। 1203 अगर ऑप्शन में है तो उसको भी मारिए, 4 आए तो वह उसको मारिए। 1203-4 में नदिया बंगाल पर चढ़ाई की, जो लक्ष्मण सेन की राजधानी थी। कौन? सेन वंश, याद रखिए सेन वंश हमने पढ़ाया था ना, जब है जो बख्तियार खिलजी जब आया था तो उस समय जो सेन वंश का शासक लक्ष्मण सेन था और पाल वंश का इंद्रधुमन पाल था। तो दोस्तों है जो चढ़ाई की, जो लक्ष्मण सेन की राजधानी थी, दक्षिण बिहार के पठारी क्षेत्र को छोड़कर गंगा नदी के दक्षिण मैदानों पर तुर्कों का है जो नियंत्रण हो गया। जो पठारी क्षेत्र छोड़ दिया और दक्षिण जो भाग था दोस्तों, वो है जो पूरा जो ये है दक्षिण वाला इलाका है, वो है जो तुर्कों का है जो पूरा है जो नियंत्रण हो गया। बंगाल में भी अधिकांश भाग तुर्क सत्ता के अधीन आ गए। बख्तियार खिलजी ने इन क्षेत्रों को प्रशासनिक इकाई में संगठित किया और अपनी राजधानी लखनौती में है जो बनाई। उसके बाद है जो दोस्तों है जो राजधानी है जो लखनौती है जो बनाया। कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो आप समझ सकते हैं। उसने कुतुबुद्दीन ऐबक को, ऐबक की संप्रभुता औपचारिक रूप से जो स्वीकार है जो कि, मगर व्यवहार में अपने विजित क्षेत्र का है जो शासक है जो बना रहा। बख्तियार खिलजी ने जयपुर जयनगर के गुप्त राजाओं को भी है जो समाप्त किया तथा मिथिला के कर्नाट वंश नरसिंह देव को भी है जो दोस्तों है जो उन्होंने है जो अपने है जो अधीन कर लिया। अधीनता स्वीकार करने में है जो कहीं ना कहीं है जो बख्तियार खिलजी के समय नरसिंह देव था और अधीनता है जो उसके जो स्वीकार कर लेती है। चलिए, तो हमने है जो कैसे जब बख्तियार खिलजी गया वहाँ नदिया पर है जो आक्रमण किया, करने के बाद है जो जब उसको जीत लिया, कौन सा क्षेत्र? दक्षिण वाला क्षेत्र, पठारी भाग को छोड़कर, और है जो राजधानी कहाँ बनाया अपना, लखनौती बनाया। उसके बाद जो उस समय जो कर्नाट वंश का नरसिंह देव था उसको भी है जो कहीं ना कहीं है जो अधीनता है जो स्वीकार करवा दिया दोस्तों। तो ये है जो आपका समझ सकते हैं। बख्तियार खिलजी ने उसे एक अधिकारी अली मर्दान, अच्छा जब बख्तियार खिलजी की जब मृत्यु होती है वो कैसे होती है कि एक अधिकारी था अली मर्दान, खिलजी ने है जो हत्या कर दी, उसका सब संभवतः बिहार शरीफ के है जो इमादपुर मोहल्ले में है जो दफनाया गया है। तो बख्तियार खिलजी का जो सब है दोस्तों है जो बिहार शरीफ के इमादपुर मोहल्ला में है जो दफनाया गया है, और है जो अली मर्दान ने है जो उसकी है जो हत्या कर दी और उसी का एक अधिकारी था। तो बहुत इंपॉर्टेंट है लेक्चर, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन हमेशा बनते हैं दोस्तों। चलिए, इल्तुतमिश ने दिल्ली पे शासन करने के साथ, इल्तुतमिश ने दिल्ली पे जब शासन करने के साथ बिहार में कहाँ है जो अधिकार है जो प्राप्त किया था, कहाँ कहाँ जीत गया था? तो बिहार शरीफ को भी जीता था दोस्तों और बाढ़ को भी जीता था। इल्तुतमिश जब आया था, जब दिल्ली पर शासन किया था, तो उस समय जो बिहार के बिहार शरीफ और बाढ़ दोनों इलाकों को है जो उस पर है जो अधिकार कर लिया था, ध्यान रखिएगा। चलिए इसको जो थोड़ा सा देख लेते हैं। इल्तुतमिश ने दिल्ली के सिंहासन पर बैठने के बाद 1225 में बिहार शरीफ एवं बाढ़, यही क्वेश्चन था, बाढ़ पर अधिकार किया तथा राजमहल की पहाड़ियों में, ये भी पूछ देता है तेलियागढ़ी कहाँ है, तो राजमहल की पहाड़ियों की तेलियागढ़ी के समीप हिसामुद्दीन एवज, किसको? हिसामुद्दीन एवज को है जो पराजित कर बिहार पर है इवाज को है जो अपना है जो अधिकार है जो छोड़ना पड़ा। बिहार पर इवाज को है जो अपना अधिकार है जो छोड़ना पड़ा। हिसामुद्दीन इवाज को है जो पराजित कर दिया, किसने? इल्तुतमिश ने। और इवाज जो यही इवाज को अपना अधिकार छोड़ना पड़ा। एवं इल्तुतमिश ने मलिक अलाउद्दीन जानी को, इल्तुतमिश ने मलिक अलाउद्दीन जानी को है जो बिहार में दिल्ली के है जो प्रथम प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया। हालांकि शीघ्र ही इवाज ने मलिक जानी को बिहार से भगा दिया, लेकिन इल्तुतमिश था, इल्तुतमिश के पुत्र नसरुद्दीन मोहम्मद ने अपने प्रत्युत में हमला कर इवाज को गिरफ्तार कर लिया और उसे जो मार डाला। तो आप समझ लीजिए, पहले जब इल्तुतमिश दिल्ली पर बैठा तो बिहार शरीफ और बाढ़ दोनों पर है जो अधिकार कर लिया। उसके बाद
बिहार में जो हिसाबुद्दीन एवज था, हिसाबुद्दीन एवज को है जो दोस्तों है जो उन्होंने है जो मार भगाया, और मार भगाने के बाद है दोस्तों वहाँ पर है जो अलाउद्दीन जानी को है जो वहाँ पर प्रथम है जो अधिकारी है जो नियुक्त किया। लेकिन अलाउद्दीन जानी को है जो दोस्तों है जो फिर है जो एवज ने है जो उसे है जो भगा देता है, और एवज को बाद में है जो इल्तुतमिश के पुत्र जो है, इल्तुतमिश के पुत्र नसरुद्दीन मोहम्मद ने एवज को पकड़ लेता है और पकड़ के है जो मार देता है। यही है जो इसका सार है। आप है जो लिखिए, आप ऐसे सुनिएगा तो याद नहीं होगा, लेकिन आप लिखिएगा तो याद हो जाएगा। तो याद करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा। तो हमने जो पूरी क्वेश्चंस को है बताने का जो प्रयास किया। चलिए आगे है, बिहार एवं बंगाल को पूरा अलग कर दिया, और उसके बाद जैसी है जो दोस्तों है जो नसरुद्दीन मोहम्मद एवज को मार देता है, तो बिहार एवं बंगाल को पुनः अलग कर दिया। इल्तुतमिश ने अलाउद्दीन जानी को है जो बंगाल का गवर्नर, फिर है जो उसी को जिसको बैठाया था उसको गवर्नर है जो बिहार का, एवं सैफुद्दीन ऐबक को है जो बिहार का राज्यपाल है जो नियुक्त कर दिया। ऐबक को राज्यपाल, सैफुद्दीन ऐबक को राज्यपाल, अलाउद्दीन जानी को है जो दोस्तों है जो बंगाल का गवर्नर। अब है जिसको बिहार से बंगाल है जो शिफ्ट कर दिया। बाद में फिर तुगान खान बिहार का राज्यपाल बना। उसके बाद है दोस्तों है जो सैफुद्दीन ऐबक को फिर है जो हटा देता है, और हटाने के बाद तुगान खान को है जो इल्तुतमिश है जो फिर है जो बिहार का है जो राज्यपाल है जो बनाता है। इल्तुतमिश की मृत्यु 1236 के बाद इस क्षेत्र पर दिल्ली का नियंत्रण शिथिल पड़ गया। लखनऊती में बिहार के शासकों ने 1236 से 66 के बीच दिल्ली के प्रति नाम मात्र की है जो निष्ठा रखी। 1236 से 1266 तक है जो दोस्तों फिर है जो नाम मात्र की है जो क्या रखी, निष्ठा रखी, और इस क्षेत्र पे अपना प्रभाव बढ़ाने में है जो फिर है जो व्यस्त रहे। फिर है जो कभी है जो इस क्षेत्र में है जो अपना प्रभाव है जो बढ़ा ही नहीं, फिर धीरे धीरे जो दोस्तों है जो कम ही जाता है। तो आपको ये क्वेश्चन याद रखना है कि अलाउद्दीन जानी को है जो प्रतिनिधि है जो उसको नियुक्त किया कहाँ का, बंगाल का, और सैफुद्दीन ऐबक को है जो बिहार का। लेकिन ऐबक को हटाने के बाद है दोस्तों है जो तुगान खान को है जो फिर है जो बिहार का है जो गवर्नर है जो नियुक्त करता है। आप इस चीज को है जो ध्यान रखिएगा। चलिए, अलाउद्दीन खिलजी ने दरभंगा में किसके नेतृत्व है जो सेना को भेजा था? जो अलाउद्दीन खिलजी था दोस्तों, दरभंगा में किसके नेतृत्व में है जो सेना को भेजा था? मोहम्मद इस्माइल, अलाउद्दीन जानी, एवज जानी, और इनमें से कौन ने? तो आप है जो मोहम्मद इस्माइल है जो दोस्तों है जो दरभंगा है जो भेजा था, जिसको शक्र सिंह ने है जो दोस्तों है जो हराया था। पहली बार हराया नहीं था, बाद में संधि हो जाता है, लेकिन हरा दिया था, ऐसा कहा जाता है इतिहास में कि हरा दिया था, लेकिन फिर बाद में उसको बंदी बना के दिल्ली लेके जाता है, और फिर दोस्तों है जो उससे फिर अलाउद्दीन खिलजी है जो फिर है जो क्या करता है, संधि करता है। चलिए क्या कहता है देख लीजिए इसमें। इसीलिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट ये लेक्चर होता है, जल्दी से सब्सक्राइब है जरूर कीजिएगा। चलिए, 1296 में अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली का सुल्तान बना। अलाउद्दीन ने 1297 में शेख मोहम्मद इस्माइल के नेतृत्व में सेना को है जो दरभंगा भेजा, लेकिन राजा शक्र सिंह ने इस सेना को है जो पराजित किया। शक्र सिंह ने पहले है जो पराजित कर दिया। दूसरे आक्रमण में इस्माइल ने राजा को पराजित किया एवं बंदी बनाकर दिल्ली ले गया। बंदी बनाकर, जो मैंने कहा, बंदी बनाकर दिल्ली ले गया। शक्र सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के बीच समझौता हो गया तथा दोनों के बीच मधुर संबंध बने रहे। शक्र सिंह ने अलाउद्दीन की ओर से रणथंभौर अभियान में भी है जो भाग लिया था। तो शक्र सिंह भी है जो दोस्तों उसके बाद रणथंभौर, अलाउद्दीन के रणथंभौर अभियान में है जो भाग लिया था। चलिए, खिलजी युग के है जो सिक्के है जो बिहार में कहाँ से मिले हैं? तो आप जानते हैं दोस्तों जो जो खिलजी युग के है जो सिक्के है जो दोस्तों बिहार में है जो भोजपुर से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? भोजपुर से मिले हैं खिलजी युग के सिक्के। यह जो क्वेश्चन है जो बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर खिलजी युग के सिक्के है जो कुछ सिक्के शाहपुर भोजपुर जिले से है जो प्राप्त हुए हैं। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। चलिए, गयासुद्दीन तुगलक के समय कर्नाट वंश का है जो शासक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक है जो दोस्तों उसके समय जो कर्नाट वंश का है जो शासक है जो कौन था दोस्तों? तो उसके समय है दोस्तों कौन था? नरसिंह देवी था। नरसिंह देवी था जो उसके समय में है जो था। कर्नाट वंश का शासक है जो हरि सिंह देव था। सॉरी, ये जो दोस्तों है जो गयासुद्दीन तुगलक के समय है जो दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक के समय कर्नाट वंश का जो शासक कौन था? तो हरि सिंह देव था। कौन सा? आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा, हरि सिंह देव था। कौन था? हरि सिंह देव। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें इंपॉर्टेंट अब क्या है जो देखते हैं। तुगलक काल में बिहार पर दिल्ली के सुल्तानों का निर्णायक वर्चस्व स्थापित हुआ। गयासुद्दीन तुगलक ने 1324 में बंगाल अभियान के वापसी पर उत्तर बिहार में कर्नाट वंशीय शासक हरि सिंह देव, देखिए याद रखिएगा, गयासुद्दीन तुगलक के समय हरि सिंह देव को है जो पराजित किया। इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में बिहार के प्रांतपति मजूद मुल्क
ने भी हरि सिंह देव के विरुद्ध है जो अभियान कर उसे जो पहाड़ियों में शरण लेने पर है जो बात कर दिया। तिरहुत का क्षेत्र तुगलक साम्राज्य में है जो मिला लिया। जो तुगलक का तिरहुत वाला क्षेत्र था दोस्तों है जो तुगलक साम्राज्य में मिला लिया और उसे तुगलकपुर, संभवतः दरभंगा का है जो नाम है जो तुगलकपुर कर दिया, ये नाम दिया गया, उसके बाद तुगलकपुर कर दिया था। यहाँ से निर्गत मोहम्मद बिन तुगलक का सिक्का अभी भी उपलब्ध है, अभी भी उपलब्ध है। इसी दौरान दरभंगा में एक दुर्ग और जामा मस्जिद का निर्माण है जो दोस्तों है जो करवाया था। ध्यान रखिएगा, गयासुद्दीन तुगलक के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो बता रहे हैं, ध्यान रखिएगा। तो एक दरभंगा में एक दुर्ग और जामा मस्जिद का भी निर्माण करवाया था। पटना और गया के क्षेत्र में फिरोज शाह तुगलक के कई अभिलेख है जो प्राप्त होते हैं। इससे अतिरिक्त राजगिरी और कुछ जैन मंदिरों के अभिलेख भी है जो फिरोज द्वारा उन्हें दान दिए जाने का भी है जो चर्चा मिलता है। सूफी संत सरफुद्दीन यहवा मनेरी के महफूजात और मनाकिबुल असफिया जैसी रचनाओं से भी है जो बिहार में तुगलक शासन का इतिहास का जानना है जो संभव है। तो हजरत सरफुद्दीन यहवा मनेरी के मलफूजात जो उक्तियों का संकलन है और मनाकिबुल असफिया जैसी रचनाओं से है जो बिहार में तुगलक शासन की है जो जानकारी है जो प्राप्त होती है। बहुत इंपॉर्टेंट था दोस्तों, ध्यान रखिएगा ये सब चीज़। अगर पीडीएफ चाहिए तो आपको मिल जाएगा, आप है जो सब्सक्राइब कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा, आपको है जो तुरंत है जो टेलीग्राम पे चला जाएगा। चलिए, तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी? अभी है जो हमने पढ़ा कि जब तुगलक ने जब है जो बिहार को मिला लिया था दोस्तों, तो है जो आप जानते हैं कि उसका जो राजधानी थी वो है जो तुगलक काल में जो राजधानी थी कहाँ पर कर दी थी? उदंतपुरी बिहार शरीफ में है जो तुगलक काल की है जो राजधानी कर दी थी। देखिए यहाँ पर होगा, तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी? तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी? बिहार शरीफ, उदंतपुरी जिसको कहा जाता है। इस काल में बिहार का सबसे प्रसिद्ध प्रशासक मलिक इब्राहिम था। कौन था? मलिक इब्राहिम था, जो सामान्यतः मलिक ब्याग कहलाता था। उस समय जो था बिहार शरीफ में जो उसकी जो राजधानी थी, उसका जो मेन जो था दोस्तों जो प्रशासक मलिक इब्राहिम था, जिसको मलिक बया भी कहा जाता था। बिहार शरीफ में पहाड़ी पर स्थित मलिक बया का मकबरा तुगलक कालीन स्थापत्य का एक सुंदर है जो बिहार शरीफ में है। जो दोस्तों बिहार शरीफ में एक और है, हमने बताया था कि अली मर्दान ने है जो दोस्तों बख्तियार खिलजी को मार दिया था। अब है जो यहाँ पर है जो मलिक बया का मकबरा भी है जो दोस्तों तुगलक कालीन स्थापत्य का एक नमूना है, जिसका आकर्षक इसका गुंबद है। जो आकर्षक है जो गुंबद है, तुगलक सुल्तान नसरुद्दीन मोहम्मद ने 1394 में बिहार का शासन ख्वाजा शाह को सौंप दिया, और 1394 में है जो नसरुद्दीन मोहम्मद ने है जो ख्वाजा शाह को सौंप दिया, जिसे सुल्तान उस सर की है जो उपाधि है जो प्राप्त हुआ था। किसको? ख्वाजा जहाँ को। और तैमूर के आक्रमण के फलस्वरूप तुगलक साम्राज्य का विघटन हुआ तथा बिहार का आंशिक क्षेत्र बक्सर और दरभंगा जौनपुर राज का है जो अंग बन गया था। जो दोस्तों है जो जब है जो तैमूर का आक्रमण हुआ तो तुगलक साम्राज्य का जो विघटन होता है, और विघटन होने के बाद बिहार का आंशिक क्षेत्र बक्सर और दरभंगा है जो जौनपुर राज का है जो अंग बन जाता है। चलिए, जगदीशपुर मेले की है जो शुरुआत किस चेरो राजा ने किया था? तो चेरो वंश है दोस्तों 300 बरस से शासन किया था। इसके 4 पार्ट थे भोजपुर में, और अलग अलग थे। राजा फूलचंद थे, सीताराम थे, मार्कंडेय थे, 4-5 है जो उसके शासक थे। तो दोस्तों है जो जगदीशपुर मेले की है जो शुरुआत है जो यह जो राजा फूलचंद के माध्यम से जो किया गया था। ध्यान रखिएगा। पाल वंश के पतन के पश्चात बिहार में जनजातीय राज्यों का उदय हुआ, जिसमें चेरो राज प्रमुख थे। चेरो राज ने शाहाबाद, सारण, चंपारण, मुजफ्फरपुर एवं पलामू जिले में शक्तिशाली राज की आधारशिला रखी। लगभग 300 वर्षों तक है जो शासन है जो किया। शाहाबाद जिले में चेरो के 4 राज थे। दुदुलिया नामक चेरो सरदार का मुख्यालय बिहियां था। दूसरा राज भोजपुर था, जिसका मुख्यालय तिरावन तथा राजा सीताराम था। जो पहला दुदुलिया, जहाँ बिहियां जो आप बिहियां देखते हैं दोस्तों। दूसरा का है जो जिसका मुख्यालय तिरावन, राजा सीताराम उसका राजा था। तीसरे राज का मुख्यालय चैनपुर था, और चौथे राज का मुख्यालय देव मार्कंडे था, जिसकी चकाई, तुलसीपुर, रामगढ़वा, पीरी, बीरी, जोगीबार, भैरिया, घोसिया के क्षेत्र शामिल थे। वहाँ का राजा फूलचंद्र था। कौन था? फूलचंद्र। और फूलचंद्र ही है जो दोस्तों जगदीशपुर मेले की है जो शुरुआत की थी। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, फूलचंद्र को ही जगदीशपुर मेले की शुरुआत करने का है जो श्रेय प्राप्त है। 1587 से 1607 के बीच भोजपुर के चेरों के प्रमुख हुकुम अरब था, जिन्होंने भोजपुर के एक बड़े भाग पर उज्जैनियों को है जो भगा दिया था। बाद में उज्जैनियों को भगा दिया था, और उज्जैन और चेरों के बीच 1611 में है जो निर्णायक लड़ाई हुई। ये है जो क्वेश्चन पूछता है, उज्जैन और चेरों के बीच 1611 में है जो निर्णायक है जो लड़ाई हुई। और इसका है जो दोस्तों है जो मेदिनी राय जो था, मेदिनी राय उसका है जो सबसे जो प्रतापी राजा था दोस्तों। चेरो वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? मेदिनी राय था। यह है जो ध्यान रखिएगा। अंततः 1660 में चेरो को है जो मुगल में है जो मिला लिया। कब मिलाया था? 1660 में जो मुगल में है जो मिला लिया था। तो मेदिनी राय
चेरों को कब मिला है ये भी पूछता है, चेरो कितना वर्ष तक शासन किया ये भी पूछता है, कहाँ है जो उसके मुख्यालय थे ये भी पूछता है, फूलचंद राय के बारे में पूछता है जो जगदीशपुर मेले की शुरुआत की थी। तो यही है जो दोस्तों है जो यहाँ पर है जो बहुत है जो इम्पोर्टेंट था। आप है जो आपके वीडियो कैसा लगा आप है ज़रूर है जो बताइएगा, और लाइक एंड सब्सक्राइब है ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि आप है ज़रूर है जो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।